जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में खेला अभी खबर आपको बता दें, झारखंड में खेला अभी बाकी है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद है। और ताजा और बड़ी खबर जो रांची से आ रही है वो ये कि राज्यपाल ने अब तक चंपई सोरेन को नहीं बुलाया है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता अब तक नहीं मिला है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को, आपको याद होगा, दावा पेश किया था, तेलंगाना ले जाए जा रहे हैं। इस बीच महागठबंधन के तमाम विधायक, तो क्या अभी झारखंड में खेला बाकी है? ये बड़ा सवाल है। 47 का दावा, लेकिन 4 विधायक कहां हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। 47 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को चंपई सोरेन ने सौंपा था और यह बताने की कोशिश की थी कि बहुमत उनके साथ है, लिहाजा अब सरकार बनाने का न्योता उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल ने चंपई सोरेन को अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। और इस बीच 47 में से 4 विधायक कहां हैं, इसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल, झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल को दावा तो पेश कर दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया है, आमंत्रित नहीं किया है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को दावा पेश कर दिया था और हम आपको वो नंबर भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त झारखंड की सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है वो 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1। लेकिन जो खबर मिल रही है कि महागठबंधन के 4 विधायक अभी गायब हैं, यानी 4 विधायकों का कोई पता नहीं लग पा रहा है। 4 विधायक कहां चले गए अचानक से? क्या झारखंड की राजनीति में खेला अभी बाकी है? दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की भी बैठक चल रही है, बैठक होने वाली है। तो ये जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति बन रही है वो कई संकेत दे रही है। जी हां, 4 विधायक कहां गए निधि, अपने आप में बड़ा सवाल है। चंपई ने सरकार का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राज्यपाल ने उन्हें अभी तक सरकार बनाने का न्योता दिया नहीं है। हालांकि 47 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए समर्थन पत्र वो सौंप चुके हैं। हो क्या रहा है झारखंड की सियासत में, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और रजनीश भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रुपेश, क्या झारखंड में असली खेला अभी बाकी है? देखिए, और इसको अगर दूसरे तरीके से कहें तो झारखंड में खेल तो अभी अब शुरू हुआ है और खेल अपने विधायकों को समेटने का भी है और खेल दूसरी तरफ भी चल रहा है। झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। दिल्ली से एक और बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बीजेपी के विधायकों की भी अलग बैठक चल रही है और जो 43 विधायक सशरीर उपस्थित हुए थे उसमें से भी अब सूचना ये आ रही है कि ये जो सर्किट हाउस है, ये सर्किट हाउस में अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैवलर गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन आप जरा एक मिनट ये देखिए अंदर की ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देखिए। ट्रैवलर अंदर गाड़ी लगी हुई है, बाहर एक बड़ी बस लगाई गई है, सभी विधायकों की गाड़ियां अंदर लगी हुई हैं, अंदर उनके सामान भी मंगाए गए हैं। कुछ विधायक जो अपने सामान लेकर नहीं आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 43 के बाद से ये भी सूचना आ रही है कि उसमें से भी कुछ विधायक इस सर्किट हाउस में मौजूद नहीं हैं। क्या 2 विधायक भी या 3 विधायक भी अगर उसमें से यहाँ नदारद होते हैं तो एक बड़े खेल की तरफ आशंका महागठबंधन की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि हम 3 बजे तक इंतजार करेंगे। क्या 3 बजे तक राजभवन से इनको सरकार बनाने का जो न्योता है वो मिलता है? उसके बाद से एक राय ये बनी थी कि विधायक परेड करें, लेकिन विधायकों की संख्या कितनी है? तो विधायकों की संख्या ही उतनी नहीं है कि अभी परेड कैसे किया जाएगा। रुपेश, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इस बीच जो 4 विधायक का पता नहीं है, कुछ और विधायक भी गायब हो सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है राजनीति में इस वक्त की? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल बीजेपी विधायकों की इमरजेंसी बैठक होने वाली है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। सियासी हालात पर चर्चा होगी। एक तरफ रुपेश जानकारी दे रहे हैं कि शायद 3 बजे तक न्योता आ जाए, लेकिन बीजेपी खेमे से खबर मिल रही है कि इमरजेंसी बैठक कल बुलाई गई है। रजनीश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, बीजेपी से क्या खबर मिल रही है?
देखिए, जो राजनीतिक स्थिति इस वक्त झारखंड में बन रही है उस पर बीजेपी की पूरी नज़र है और कल रात को ही प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच गए हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कुछ और नेता, चूंकि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है तो ये माना जा रहा है कि झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कई बड़े नेता रात में आएंगे और कल विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है अकेले सरकार बनाने के लिए और उनके समर्थकों को भी जोड़कर यह संख्या बल पूरा नहीं होता है। तो जब तक जेएमएम या कांग्रेस के विधायक उनके साथ नहीं आएंगे सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। क्या राजनीतिक स्थिति बन सकती है और किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा सकता है, इस पर बहुत गंभीरता से बीजेपी भी नजर बना रही है। बिल्कुल, बीजेपी की भी नजर है। यही सबसे बड़ी खबर है। झारखंड में सियासी हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। सोरेन गुट के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की देखिए तैयारी की जा रही है। करीब 35 विधायक हैदराबाद भेजे जाएंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान के जरिए इन तमाम विधायकों को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? हैदराबाद। विमान लाने की कागजी प्रक्रिया इस वक्त जारी है। करीब 35 विधायक पहुंचेंगे हैदराबाद। तेलंगाना भेजा जा रहा है 35 विधायकों को। दूसरी तरफ रांची में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। जी हाँ, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक और आपको वक्तव्य सुनाते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे भ्रष्टाचारी सरकार का अंत बताया है, तो वहीं जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। जी देखिए, ये तो पूरे देश में ही है। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर है। झारखंड में बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी की बैठक हुई। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमें जानकारी दे रहे थे, बैठक में संगठन मंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद थे। तो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जोशी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और बीजेपी में भी जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। उधर 4 विधायक गायब नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी को भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं झारखंड के अंदर? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा रही है और ये 24 घंटे और 24 घंटे ही नहीं बल्कि 7 दिन 12 महीने वो इस मोड में रहती है कि कहीं पर भी उसके हाथ से इनिशिएटिव फिसले ना। तो अब वहां पर जो स्थिति पैदा हुई है झारखंड में, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है और अब थोड़ा सा फ्लक्स में है। वहां से विधायक अगर उनकी तरफ आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत। भारतीय जनता पार्टी इसमें खामोश या सिर्फ स्पेक्टेटर अलग से बैठ करके देखने वाली पार्टी कभी नहीं रही है। हाँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं राजेश जी कि स्पेक्टेटर के तौर पर, यानी सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर नहीं देखेगी, बल्कि ये इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा अवधेश जी कि बीजेपी के बीच संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है। कल बैठक भी बुलाई गई है, खेला बाकी है अभी नहीं। इसको अभी संभावनाएं तलाशने की बात नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई है, एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं, उनकी पार्टी के अंदर मतभेद है, परिवार के अंदर मतभेद है और राज्य में इस समय घोषित रूप से कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो कोई भी पार्टी इसके लिए बैठेगी। अब इसको ये कह देना कि वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। बाबूलाल लेकिन गिरफ्तारी से पहले अवधेश जी इस्तीफा देते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना जाता है। वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं 47 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर। उन्हें न्योता क्यों नहीं मिला अब तक?
समीर अब्बास जी, जब इस देश में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे सबसे बड़े दल होने के कारण बुला लिया था उस समय के राष्ट्रपति ने, तो उसके बाद उस पर सवाल उठे थे। उसके बाद सेंटर में भी जब भी दावा पेश किया गया तो एक एक विधायक का हस्ताक्षर करके लाइए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को KR नारायणन ने एक एक विधायक के हस्ताक्षर करवाए थे। बार बार राज्यपाल उसको परेड भी कराते हैं। तो केवल आपने अंदर चुन लिया है, बहुमत है या नहीं है, जब तक राज्यपाल सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे किसी को भी सरकार बनाने के लिए नहीं बुला सकते। मतलब इसमें शक शुबे की कोई बात आपको नजर नहीं आ रही है जहां तक बीजेपी के लिहाज से अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो इस समय की स्थिति नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत से अभी 25 सीट तो उनकी है। ठीक है बिल्कुल। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, झारखंड राजभवन को नींद से जाग जाना चाहिए, यह कहा चंपई सोरेन ने। हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, चंपई सोरेन करें। झारखंड में सरकार गठन के लिए राजभवन के निमंत्रण का हमें इंतजार है, चंपई सोरेन का बयान आ गया। थोड़ी देर पहले अवधेश जी से इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे थे। 81 सदस्यीय विधानसभा में हमें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है, चंपई सोरेन कह रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, बड़ा सवाल यही है कि जब 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है तो अभी तक सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिला राजभवन से? चंपई सोरेन ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है और यही इंतजार हो रहा है। झारखंड की सियासत में सबसे बड़ी बात है कि आखिर उनको सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिला। ये तो चाहते थे कि कल जो आलमगीर आलम से बात हुई, उनका कहना ये था कि अगर अभी भी हमको न्योता मिले तो हम अभी भी शपथ लेने को तैयार हैं और इस वक्त भी शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में हो सकता है। लेकिन आज पूरे दिन इंतजार, 3 बजे तक इंतजार करेंगे जो अल्टीमेटम है। और चंपई सोरेन ने अपना संदेश राजभवन को भिजवाया था, खुद तो नहीं गए थे लेकिन वहां से मिलने के लिए वक्त भी मांगा था, लेकिन मिलने का वक्त ना तो मिला है और ना ही सरकार बनाने का जो दावा इन्होंने पेश किया है उसका कुछ न्योता मिला है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल अपने तरीके से, ठीक है, इस राजनीतिक उठापटक को 15 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये बेसिक सवाल भी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रुपेश आपके पास। हेमंत सोरेन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन ने याचिका दी है और इसकी सुनवाई कल होनी है। उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना नहीं था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। आप अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल है, हेमंत सोरेन की तरफ से चंपई सोरेन का नाम क्यों आगे बढ़ाया गया? क्या ये इसके पीछे भी कोई रणनीति आपको लगती है? नहीं, चंपई सोरेन का नाम इसलिए बढ़ाया गया कि बाबूलाल मरांडी के बाद वो सबसे सीनियर नेता रहे हैं। उन्होंने झारखंड के अलग राज्य बनाने के आंदोलन में भूमिका निभाई है। परिवार में एक मत नहीं था। पत्नी को बनाने के बाद पार्टी में टूट हो सकती है, क्योंकि झारखंड की कथा हम जानते हैं, क्योंकि जो 30 विधायक इनके जीत के आए वो 30 का ओरिजिनेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यापक विद्रोह था और विद्रोह के कारण कई इसमें आ गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। वही स्थिति कांग्रेस में भी थी। तो अब उस समय अगर ये अपनी पत्नी को बनाते, जैसे राबड़ी देवी जी को बनाया गया, एक दूसरी स्थिति थी बिहार में, विपक्ष की कोई ताकत उस समय ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बनाया है कि चंपई सोरेन के नाम पर एक सहमति कायम हो जाएगी और हमारी सरकार कम से कम नवंबर तक जब आगामी चुनाव होना है बनी रहेगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस ढंग से अपनी भूमिका निभाई है, उनके विधायक भी ये मानते हैं भैया ये जंगल में रहने वाले व्यक्ति अगर चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, ऐसी गाड़ियां हैं उनके पास, अगर बिल्कुल 5 स्टार की तरह जिंदगी है, तो ये सब पैसे आए कहां से हैं? और ये जो घोटाला है, आखिर उसके विरुद्ध उसमें कोई कहेगा कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार नहीं किया है?
जो सेना की जमीन है, इतने लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। हेमंत सोरेन की तो अभी अरेस्टिंग हुई है। इसी मामले में पहले अफसर अरेस्ट हैं, दलाल अरेस्ट हैं, इसी मामले में संपत्ति के लोग अरेस्ट हैं, और हजारों की संख्या में जो जमीन बेची जाने वाले नहीं थी, ठीक है, उसके कागज में हेराफेरी। देखिए एक और अहम खबर आ रही है, हेमंत सोरेन से पत्नी कल्पना ने मुलाकात की है। ये एक अहम जानकारी इस वक्त की हमारे सामने है। हेमंत सोरेन से पत्नी कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है। हेमंत सोरेन को ईडी लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर महागठबंधन के विधायकों की मीटिंग हुई और फिर विधायक दल का नया नेता चुना गया चंपई सोरेन को। वो पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें निमंत्रण सरकार बनाने के लिए नहीं मिला है और इसे लेकर वो नाराजगी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूपेश कुमार और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, इस बीच हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में भी अचानक हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी की एक्सपेक्टेशन क्या है मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। कल रात जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रभारी रांची पहुंचे हैं और सुबह सुबह उनकी मुलाकात हुई है और इस पूरे मामले पर उनकी नज़र तो है। संख्या बल जरूर उनके पास नहीं है, लेकिन कई राज्यों में हमने देखा है कि जहां बीजेपी के पास संख्या नहीं थी वहां पर भी उनकी सरकारें बनी हैं या वहां की सरकारों में बीजेपी शामिल हुई है। तो ये अगर इस तरह की स्थिति बन सकती है या बनती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी ऐसी स्थिति बना सकती है। झारखंड की विधानसभा में बीजेपी के पास 26 विधायक हैं और उनके 3 सहयोगी हैं, जिसमें आजसू के 3 और 2 निर्दलीय हैं और एक एनसीपी का एक गुट है। तो कुल मिला के 32 उनके विधायक हैं। 10 और विधायकों की उनको जरूरत है और ये 10 विधायक तभी आएंगे जब जेएमएम या कांग्रेस का उनके पास आएगा। बिल्कुल, सारा खेल नंबरों का ही। अभी अभी ताजा घटनाक्रम बिहार में हुआ है, तख्ता पलट, और उसके बाद फिर झारखंड में इस तरह के हालात बन गए हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत घिरे हुए हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जांच चल रही है, फिर अगर उनकी पत्नी का भी नाम आगे आ जाता तो अवधेश जी एक बात ठीक कह रहे थे कि वहां पर भी आंच आती, तो क्या चंपई सोरेन पर आंच नहीं आएगी? वो भी तो सरकार में हिस्सा रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं जेएमएम के। देखिए, आंच आने वाली बात जहां तक है, ये पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिर्फ नंबरों का खेल होता है। अगर आपके पास उतने विधायक हैं तो आप सरकार में रहेंगे। थोड़ी देर में हेमंत सोरेन की पेशी होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में हेमंत सोरेन कोर्ट में पेश होंगे और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके तहत ईडी जांच कर रही थी, इसी के तहत पेशी होने वाली है हेमंत सोरेन की। कल तेजी से घटनाक्रम बदला और आज हेमंत सोरेन की पेशी होने वाली है। कल से लेकर अब तक हिरासत में है हेमंत सोरेन और अब पेशी के दौरान क्या क्या बातें ईडी की तरफ से पेश होती हैं कोर्ट के भीतर, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का बयान, योजना के अनुसार मुझे गिरफ्तार किया गया, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, ये कहा हेमंत सोरेन ने। मेरे खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास नहीं है, हर पल लड़ूंगा, समझौते की भीख नहीं लूंगा, ये कहा है हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूमियारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। तो प्री प्लान्ड वे में पूरी योजना बनाकर ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन और बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है, ईडी के पास सबूत नहीं है। हमारे साथ रूपेश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। रूपेश, ईडी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जाहिर है सोच समझकर ही यह कदम उठाया गया होगा, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का
था। ऐसे में अदालत के सामने आज उन सबूतों के आधार पर ईडी को अपनी बात रखनी होगी और उसके आधार पर रिमांड लेनी होगी। कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या ईडी के सामने इस पूरे केस में, क्या लगता है? देखिए, ईडी जब समन दी है और उसके पहले कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है हेमंत सोरेन के कई सहयोगियों से, उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया था। जाहिर सी बात है ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। अगर पुख्ता सबूत नहीं होते तो हेमंत सोरेन ये यूं भागे भागे नहीं फिरते, यूं ईडी 10-10 समन नहीं देती, यूं ईडी एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की अगर इसको जेएमएम के लिहाज से करें हिमाकत की है तो ये हिमाकत इसलिए हुई है क्योंकि उनके पास कागजी पुख्ता सबूत हैं, उसके बाद से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ईडी को पता है कि हम किसे गिरफ्तार कर रहे हैं, किससे पूछताछ कर रहे हैं, किन किन पॉइंटर्स पे पूछताछ कर रहे हैं, वो तमाम कागजात उनके पास हैं, तभी उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अगर हेमंत सोरेन को ये इल्म नहीं होता कि कहां कहां उनका मामला फंस रहा है तो एक राज्य के एक बड़ी खबर आ रही है, रुपेश आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव ने रिएक्ट किया। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सर्किट हाउस में बस लाई गई है। देखिए, विधायकों के छिटकने का डाउट है, संदेह है। सर्किट हाउस में 3 बस पहले से ही तैयार खड़ी हैं और एक और बस लाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या विधायकों को शिफ्ट करने की पूरी कोशिश होगी। रुपेश, क्या इस बात का डर, इस बात का संदेह लगातार बना हुआ है कहीं विधायक विद्रोह न कर दे, छिटक न जाए और इसीलिए बचाने की कवायद है? देखिए बिल्कुल, और मैं सर्किट हाउस के कभी अगले दरवाजे कभी पिछले दरवाजे, और अभी मैं पिछले दरवाजे पे पहुंचा हूं और एक बस बहुत देर से बाहर खड़ी थी, उस बस को अंदर लाया गया है। पहले से 3-3 ट्रेवलर बस यहां पे मौजूद थे, लेकिन अंदर आप देखिए एक बड़ी बस, ये जो बस है, ये बस को अभी जिस पर लिखा हुआ है सबका मालिक एक, अगर आप तस्वीरों में देख पा रही हो तो ये बस अभी पिछले दरवाजे से अंदर इसको लाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 35 विधायकों को, यानी कुछ लगभग 10 विधायक यहाँ पे रहेंगे नज़र रखने के लिए, लेकिन लगभग 35 विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। और ये कहीं ना कहीं शंका है, ये खुद महागठबंधन को शंका है, जेएमएम को शंका है, चंपई सोरेन को शंका है कि जितना विलंब होगा उनके विधायकों में कहीं असंतोष तो नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी आपात बैठक उनके विधायकों की कल होनी है और बहुमत के आंकड़े से मात्र 6 विधायक दूर है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में पहले से ही असंतोष है, 4 विधायक नदारद हैं। ये भी सूचना आई कि जो जिन 43 विधायकों की बात हो रही है जो सशरीर उपस्थित थे कल राजभवन में, उनमें से भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे, जैसे माले के विधायक रात में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो सुबह पहुंच गए हैं। तब ये ठीक है, बिल्कुल रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। अवधेश जी मौजूद हैं। अवधेश जी, इस पूरी कवायद का लबोलुआब क्या आप देख पा रहे हैं? असंतोष का जिक्र हो रहा है, असंतोष किस बात का? विधायकों को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार में तो थे ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पूरी कवायद को देखकर कि टूट का खतरा है, विधायकों को तोड़ा जा सकता है। इस डर से उन्हें 35 विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही। नहीं, वो स्वाभाविक है कि इस देश में एक वातावरण बनाया गया है, जब भी विपक्ष के कोई नेता अरेस्ट होते हैं, उनसे पूछताछ होती है, या उनकी अपनी समस्याएं शुरू होती है, तो भाजपा के एक ऑपरेशन लोटस को याद किया जाता है और बार बार लोग यही कहते हैं, हमारे रजनीश भी यही बता रहे थे, हालांकि वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट यह है कि बीजेपी की जहां भी सरकार बनी उसकी आधार भूमि थी। महाराष्ट्र में अगर बनी है तो बीजेपी और शिवसेना को वहां पहले से बहुमत मिला हुआ था, शिवसेना अलग होके गई है। गोवा में बनी थी तो कांग्रेस ने दावा ही पेश नहीं किया था। झारखंड की स्थिति ऐसी है कि झारखंड भ्रष्टाचार का इतना बड़ा केंद्र रहा है कि वहां एक निर्दलीय मुख्यमंत्री 4,000-5,000 करोड़ का आदमी हो जाता है। तो उसमें विधायकों में जो लड़ाई होती है आपस में, वो मिल बांट के खाने की होती है कि हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है। और सरकार में अवश्य असंतोष था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि 332 विधायक वाली पार्टी टूट सके या 16 वाली कांग्रेस में से जो है 2/3 लोग टूट के निकल सकें। तो इसलिए वो सरकार बची रही है, नहीं तो सरकार को लेकर पहले असंतोष। सारा खेल सरकार बनाने का है। अवधेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। और ये स्थिति ऐसी, अभी एक और बड़ी खबर मिल रही है, जेएमएम गठबंधन पर बीजेपी का बड़ा दावा। देखिए, हेमंत सोरेन के साथ केवल 30 एमएलए हैं, ये बीजेपी दावा कर रही है। 18 विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं। शपथ के लिए शिबू सोरेन की सहमति जरूरी, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और शिबू सोरेन जेएमएम अध्यक्ष, इसलिए सहमति जरूरी है। तो देखिए, अब बीजेपी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, बैठकें होने वाली हैं और इस खेमे से यह खबर निकल कर आ रही है, जेएमएम गठबंधन पर रजनीश बहुत बड़ा दावा कर दिया है बीजेपी ने।
और बीजेपी ये कह रही है कि 18 विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं और उनके पास सिर्फ 30 एमएलए हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है और लगातार बीजेपी के नेताओं की जो नज़र है, जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस तरह की जानकारी उनकी ओर से आ रही है। हालांकि कल रात में जब चंपई सोरेन राजभवन से बाहर निकले थे, उन्होंने बयान दिया था और इसके अलावा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी कहा था कि 43 विधायक राजभवन गए थे, 43 विधायकों का समर्थन सशरीर उनको है और 4 ऐसे विधायक जो नहीं पहुंचे थे बैठक में, जो राजभवन में भी नहीं आए थे, उनका भी समर्थन है। ये 4 वो विधायक थे जो कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं थे, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर उन्हें ऐतराज नहीं है। तो दावा जो है सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से ये किया जा रहा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है, जबकि सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ बहुत दिलचस्प हो सकता है झारखंड की राजनीति में। कुछ ऐसा हो रहा है जो एक राजनीतिक रिक्तता यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका फायदा बीजेपी अगर उठाए तो इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को मौका मिलेगा और उस स्पेस को वो जाने देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। जोशी जी, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी का जो ट्वीट आया था उसमें जिक्र किया गया था कि ईडी और सीबीआई, ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं, ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल के तौर पर काम कर रही हैं। यानी ऑपोजिशन के तमाम आरोपों की जो रफ्तार है वो और तेज होगी, इसके आसार तो उन्होंने जता ही दिए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं और वो सरकार का जो भी कदम होता है उस पर वो तनकीद करेंगे। लेकिन मैं एक पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जिस तरह से 3 दिन पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां का मेयर चुना गया, विपक्ष के 8 वोट को कैंसिल करके, वो सब वीडियो में सबके सामने था। दूसरा, झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल न्योता नहीं दे रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी को। तीसरा, पंजाब, केरल और तमिलनाडु में राज्यपालों की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राज्यपाल से अच्छी नहीं बनती। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5 बार समन दे दिया है। बिहार में नीतीश कुमार चले गए हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है। तो ये कोश्यारी की भूमिका पर वहां पर बहुत बड़े सवाल थे। ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा करता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जहां पर साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष मजबूत है, वहां भी विपक्ष कमजोर हो जाता है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सामने है। राजेश सर, बड़ी बात आपने कही, लेकिन एक आंकड़ा जो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये ग्राफिक्स कि 49 विधायकों का दावा किया जा रहा है चंपई सोरेन की सरकार की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन 4 विधायक अचानक से गायब हो जाते हैं या उनका पता नहीं लग पाता है, उनकी लोकेशन पता नहीं लग पाती। फिर उसके बाद बसें बुलाई गई हैं। क्या आखिर ये संकेत दे रहा है? क्या और विधायक छिटक सकते हैं? ये जो आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो मैजिक फिगर है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो तो 41 है और चंपई सोरेन का नाम भी आगे बढ़ चुका है मुख्यमंत्री के तौर पर कि उनकी सरकार रहेगी महागठबंधन में। लेकिन 4 विधायक कहां हैं? और अगर इनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो फिर तो राजेश जी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 4 विधायक गायब हैं तो और भी गायब हो सकते हैं। यही डर है शायद चंपई सोरेन की सरकार को भी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से ये पैटर्न काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टी थी और गवर्नर, उनके बीच में क्या कोई तालमेल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या गवर्नर को सबसे बड़ी जो पार्टी है हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद उसको तुरंत नहीं बुलाया जाना चाहिए? नहीं जोशी जी, अभी अवधेश जी यही बात तो कह रहे थे कि राज्यपाल ने अगर निमंत्रण नहीं दिया है, इसमें कुछ भी अजूबा नहीं है। वो ये भी तो देखेंगे कि जिन विधायकों के समर्थन की लिस्ट दी गई है वो वाकई समर्थन कर रहे हैं या नहीं, ये उन्होंने कहा। इस पर एक परेड करवाई जाती है ना, परेड करवाई जाती है, परेड करवा लें। आप बुलाएं तो परेड तो करवाएं। बताइए अवधेश जी, परेड तो तब होगी जब निमंत्रण मिलेगा। नहीं, ऐसा है, नहीं, निमंत्रण देने के पहले परेड। देखिए, ऐसा है कि मैंने राजेश जी जैसे अगर वरिष्ठ पत्रकार को इसमें इतना असामान्य लग रहा है तो मुझे हैरत है कि ये देश में कैसे बुद्धिजीवी सोचते हैं। अच्छा, आखिर सोचिए, सेना की 4.55 एकड़ जमीन बेच दी गई। जगह जगह से पूरे झारखंड में दलाल सत्ता से जुड़े हुए हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम कुमार की अरेस्टिंग हो गई, कमिश्नर अरेस्ट हो गए।
तो पहले तो बात होगी, अगर विपक्ष है, अगर उसको लड़ना है तो उस ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम क्यों नहीं कर रहे? आप भ्रष्टाचार करेंगे। वो तो गिरफ्तार हो गए ना, वो तो इस्तीफा दे दिया। नहीं, सुनिए, गिरफ्तार कैसे हुए? गिरफ्तारी को रोकने की पूरी कोशिश की। उसके बाद तो संवैधानिक होगा ना। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में छापामारी के विरुद्ध उन्होंने मुकदमे दायर कर दिए, जबकि उसका SC ST आप यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। बड़ी खबर आ गई है हैदराबाद से, स्पेशल फ्लाइट रांची आ रही है। बड़ी खबर, स्पेशल फ्लाइट से MLAs को ले जाने की जा रही है तैयारी। थोड़ी देर पहले हमने जो खबर आपको दी थी कि 35 विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही है, अब वो खबर हमारे सामने है। हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट रांची आ रही है और स्पेशल फ्लाइट के जरिए तमाम MLAs को ले जाने की तैयारी है। शाम तक विधायक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। बड़ी अपडेट, रुपेश कुमार पूरी डिटेल दें इस खबर की। देखिए बिल्कुल, और ये इंतजार हो रहा है कि जो डेडलाइन है 3 बजे का डेडलाइन है कि 3 बजे तक अगर राजभवन से न्योता नहीं मिलता है, क्योंकि चिंपई सोरेन ने एक अपना संदेश भेजा था राजभवन में और मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन झारखंड के गवर्नर की तरफ से मिलने का समय भी नहीं मिला है और ना ही सरकार बनाने का न्योता मिला है। इन दोनों ही सूरत में ये रणनीति बनी है कि अब तेलंगाना शिफ्ट किया जाए विधायकों को। एक चार्टर प्लेन आ रहा है हैदराबाद क्यों? कुछ देर में मौसम साफ होते ही रांची एयरपोर्ट पर वो लैंड करेगा। यह बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आखिर हैदराबाद क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ की जो सरकार है वो इस महागठबंधन की सरकार के अनुकूल सरकार है, लिहाजा वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की जो संभावना सरकारी स्तर पर एक संरक्षण वहाँ पे मिल सकती है। ये अनुकूल सरकार जहाँ जिस राज्य में है उस राज्य में ले जाने की तैयारी हो रही है। इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ में अभी सरकार नहीं बदली थी बीजेपी की सरकार के पहले, उस वक्त भी जब हेमंत सोरेन रांची से चले थे तो छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी थी, बंगाल जाने की तैयारी होती है। बंगाल में भी अनुकूल जहां सरकार है, यानी तेलंगाना की सरकार अनुकूल लग रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को, इसीलिए वहां पर संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अवधेश जी, आप जिस तरह से कह रहे थे ये जो विपक्ष पर निशाना साधा गया है, तो विपक्ष को भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं है। ये तो देश में नैरेटिव है, ये तो बहुत राष्ट्र विरोधी बात है कि भ्रष्टाचार आप करते हैं, तो आंच तो आएगी ही आएगी। नहीं, ऐसा है कि हम लोग सवाल उठाते हैं कि आंच आएगी। ज्यादातर मामले, हेमंत सोरेन को छोड़ दीजिए, देश में जितने ईडी के मामले हैं सब में कोर्ट के ऑर्डर हैं, सब ज्यादातर में चार्जशीट हैं। पश्चिम बंगाल में तो कोर्ट के ऑर्डर से ही सारे मामले अंततः गए हैं जो कोर्ट में गई है सरकार। तो ये नहीं है कि बिल्कुल सरकार जैसे चाह रही हो वैसे पॉलिटिकली। आप यहां देखिए ना, 10 सम्मन दिया गया हेमंत सोरेन को। 8वें सम्मन में उन्होंने मिलने का समय दिया कि 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी 20 जनवरी को, आपको याद है। और 9वें सम्मन में फिर वह 10वें सम्मन में तो जाकर के उनकी अरेस्टिंग हुई है। जिस मामले में 2022 में भी याद करिए ना, नवंबर में उनसे एक 1250 करोड़ का जो पहाड़ का खनन घोटाला है उसमें भी पूछताछ हुई थी। उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, उस संपत्ति की पूरी लिस्ट मांगी गई थी, उसके आय के साधन मांगे गए। 3 घोटालों में जांच चल रही है। एक लाइन में 3 घोटालों में इस समय बीजेपी ने न तो सरकार का दावा पेश किया है, न बीजेपी गवर्नर से मिलने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर अपने संवैधानिक दायित्व का, पद की गरिमा का पालन करेंगे और जो इस समय एक भाजपा को लेकर एक माइंडसेट वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो जहां भी अरेस्टिंग होगी बीजेपी लेकिन सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई आप बंद हो जाएगा, ये स्पेस क्यों दिया जा रहा है? राजेश जी जो सवाल उठा रहे थे कि भाई ये स्पेस क्यों दिया जा रहा है? करवाएंगे। हाँ। नियम यही कहता है कि एक बार बुला करके पैरेड करा लें, हस्ताक्षर देख लें, उसके बाद वो फैसला करें। ठीक है राजेश जी, इसमें पब्लिक परसेप्शन क्या जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन कहता है देखिए ईडी जो है वो बीजेपी के आदेश पर काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 0.5% है। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन ये भी तो बन रहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जा रहे हैं। देखिए, एक पब्लिक परसेप्शन की जहां तक बात आप कर रहे हैं, ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये आत्मविश्वास है और ये नरेंद्र मोदी से ये आत्मविश्वास आया है कि वो जो भी फैसला करेंगे उससे वोटर की साइकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का आत्मविश्वास है। इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद जो संवैधानिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर पत्रकारिता के भी सवाल उठने चाहिए। चंडीगढ़ में जो हुआ वो असंवैधानिक तरीके से किया गया या नहीं किया गया, ये अदालत तय करेगी, लेकिन सवाल उसमें उठने चाहिए। अवधेश जी तो कह रहे हैं सवाल उठाना ही गलत है।
नहीं, हमने ये नहीं कहा। सवाल तो उठाएंगे ही, सवाल नहीं, राज्यपाल ने अभी तक न्योता क्यों दिया, ये आपके हिसाब से तो सवाल ही नहीं है ना। राजेश जी ने विपक्ष पर कोई सवाल नहीं उठाया, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं की, भ्रष्टाचार पर त्याग पत्र दे दिया। सर ऐसा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अवधेश जी, एक साधारण सा सवाल मेरा आपके लिए है। अवधेश जी, जनता दल लालू यादव सत्ता पक्ष में होंगे तो लालू यादव से किए जाएंगे। जब सोनिया गांधी सत्ता में होंगी, सोनिया गांधी से किए जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए जाएंगे। विपक्ष से सवाल नहीं किए जाते, सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं। हमेशा पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल करता है, विपक्ष से सवाल नहीं करता। अच्छा, एक सेकंड आप लोग लड़िए मत। एक सेकंड किया जाना है। नहीं, एक सेकंड, विपक्ष अगर भ्रष्टाचारी, इस्तीफा देके गिरफ्तारी राज्यपाल को अब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। फाइनल हो गई है। आप देखिए मुद्दे पर वापस लौट आते हैं। अवधेश जी, इस्तीफा के अलावा कोई चारा बचा नहीं, कोई नहीं चारा बचा था। लेकिन अवधेश जी, अगर अवधेश जी, राजेश जी और अवधेश जी, एक सेकंड शांत हो जाए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। चंडीगढ़ में अगर आठ लोगों के वोट सुनिए ना, अवधेश जी, राजेश जी, एक सेकंड शांत हो जाए। अवधेश जी, फिर एक साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए, ये सबकी ये मांग होती है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, अपनी बात बुलंदी से रखना चाहिए, जो सरकार का पक्ष होता है उसको काउंटर करना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? ये साधारण सा सवाल है। हेमंत सोरेन पर बहुत संगीन आरोप लगे और उसके बाद ईडी ने जांच की। अगर गिरफ्तारी की तो सबूत होंगे ईडी के पास। ये जांच एजेंसी का काम नहीं है। गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा हो गया है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। अवधेश जी, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जांच तो होगी ना, वो तो अदालत तय करेगी, उसमें कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ से लेकर के और झारखंड तक मेरा सिर्फ इतना सवाल, न मैं विपक्ष के पक्ष में हूं, न मैं सत्ता पक्ष के पक्ष में। नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये शक आप इसी वजह से, इसी बुनियाद पर तो जाहिर कर रहे हैं कि राज्यपाल ने अभी तक न्योता नहीं दिया चंपई सोरेन को सरकार बनाने का, 47 विधायकों के समर्थन पत्र के बावजूद। चकमा दिया, अरे SC केस में दर्ज करा दिया, जबकि SC/ST से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पर आना चाह रहा था, राजेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जवाब, आप कोई सवाल, अगर बीजेपी इसमें कूदती है सरकार बनाने के लिए तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठेगा। लेकिन अभी तक बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। नहीं किया। मेरी बातें नहीं सुन रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं। चलिए, आप राजेश जी से इतना नाराज मत होइए। राजेश जी, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि भाई SC/ST एक्ट में जो ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया हेमंत सोरेन ने जाते जाते, वो क्या वाजिब जायज आपको नजर आता है? मैं आऊंगा इस सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ अहम इंफॉर्मेशन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जो है वो हम आपको बता दें। कैसे एनडीए सरकार संभव है झारखंड में? ये देखिए, इंडिया के 48 विधायक, कुल विधायक 80, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो है 41 का, ये हम सब जानते हैं। अब विकल्प नंबर 1 क्या है? अगर कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टूट जाएं, 17 विधायक हैं, 12 टूट जाते हैं, तो नतीजा क्या होगा? दल बदल कानून से बच जाएंगे और एनडीए के पास 32 + 12 यानी ये देखिए 44 का जो आंकड़ा है वो आ जाता है। 41 बहुमत है और 44 हो जाता है, यानी उस बिल्कुल स्थिति में सरकार बन जाएगी। और विकल्प 2 समीर, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर जेएमएम के 2/3 यानी 20 विधायक एमएलए टूट जाएं तो फिर नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा? ए, दल बदल कानून से बच जाएंगे और बी, एनडीए के पास फिर 32 + 20 यानी 52 विधायक, बहुमत से कई ज्यादा। तो एनडीए के सरकार बनने की जो संभावना है, इसके विकल्पों पर हम आपको गौर कराना चाहते हैं कि विकल्प क्या है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमने आपको बताया कि क्या नतीजा हो सकता है, किन सूरत हाल में एनडीए की सरकार हो सकती है। बिल्कुल। और विकल्प नंबर 3 देखिए, इंडिया गठबंधन के कुल 17 विधायक वोटिंग से ही हट जाएं, एब्सेंट हो जाएं, सदन का स्ट्रेंथ ऐसे में घट जाएगा। 80 में से 17 अगर माइनस कर दें तो सदन की कुल स्ट्रेंथ जो है वो 63 हो जाएगी। अब ऐसे में एनडीए के पास विधायक कितने हैं? 32, और यही बहुमत का आंकड़ा होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा, 41 से 32 हो जाएगा और ऐसे में भी एनडीए की सरकार के आसार हैं। अब जो अवधेश जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, मैं कह रहा था ना आपसे कि गुंजाइश तो नहीं छोड़ी जा रही है, गुंजाइश तो बहुत है।
अब बीजेपी क्या वाकई सरकार बनाने की कवायद के लिए आगे बढ़ेगी? मौजूदा स्थितियों परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, झारखंड बनने के बाद वहां के राजनीतिक इतिहास को देखने के बाद इस सारी संभावनाएं पर आप कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि वहां रघुवर दास को छोड़ के किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। बल्कि उसके बाद दूसरा नाम इन्हीं का आएगा, हेमंत सोरेन का, जिन्होंने 4 साल पूरा किया है। हाँ। तो वहां सरकार आती जाती रही है। आपको 24 वर्ष राज्य को बने हुए है, 16 या 17 मुख्यमंत्री की लिस्ट आ रही है। एक ही आदमी हेमंत सोरेन कई बार मुख्यमंत्री थे। सारे संभावनाएं हैं, लेकिन क्या इस संभावनाओं पर इस समय बीजेपी काम कर रही है? क्या पार्टी टूटने की लेकिन अवधेश जी, ये भी तो हो सकता है स्वयं टूट के जाती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है वहां का, सामने लोकसभा चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि पर इस समय ध्यान रखते हुए अपनी ओर से कोई कोशिश करेगी कि पार्टी टूटे। ये इसको मैं अभी नहीं, स्पेस के बारे में अवधेश जी पूछा जा रहा था, अनुभव के आधार पर मैं इसको तत्काल स्वीकार। आप अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन जो हमारा सवाल था वो ये स्पेस के बारे में था कि बीजेपी संभावनाएं तलाशने की जरूर कोशिश करेगी। देखिए, सरकार में आना बीजेपी भी चाहती है, तो शायद इसीलिए यही विकल्प है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अवधेश जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता पक्ष से क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है पत्रकारिता का धर्म सिर्फ इतना है कि सत्ता पक्ष से सवाल करे और जहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको रोशनी डाले, बगैर ये सोचे हुए कि ये किसके भावनाएं आहत हो जाएंगी, किसकी भावनाएं आहत नहीं। सही बात है। सोरेन ने अगर भ्रष्टाचार किया है, गिरफ्तारी हो गई, इस्तीफा हो गया है, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो है तुरंत ये होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी पार्टी को आप इनवाइट कीजिए, इंतजार कर रहे हैं चंपई सोरेन, और उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में पार्टी टूटी थी शिवसेना, तो सब विधायकों को उठा करके असम ले जाया गया था। क्यों भूल जाते हैं हम लोग, क्यों असम ले जाया गया था? जैसे अब ये ले जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि उनको लगता है कि लेकिन ये सवाल भी तो है, जैसे बिहार में हुआ, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए, उसके 15 मिनट के अंदर उसके बाद फिर समर्थन की चिट्ठी और ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ सवाल ये भी होता है कि झारखंड में फिर कुछ अलग तो नहीं होना चाहिए, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हो जाए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से तुरंत दान महाकल्याण होता है बिहार में, वैसे वहां क्यों नहीं हो रहा है? संविधान का सवाल है। मैं आपकी पार्टी की जो प्रतिबद्धता है वो अलग है, वो मेरे साथ नहीं है। वो वही यही अवधेश जी, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। बात देखिए घूम फिर कर वहीं आ गई। अब बिहार से अगर इसकी तुलना हो रही है तो 1 घंटे में नीतीश कुमार के कपड़े नहीं बदले और सरकार बदल गई बिहार में। बीजेपी के साथ आकर एक नई सरकार के गठन की पूरी तैयारी हमें नजर आई। वो तेजी, वो फुर्ती यहां क्यों नहीं आ रही है? क्यों एक गुंजाइश छोड़ी जा रही है कि जो 3 विकल्प हमने दिखाए उस पर मामला आगे बढ़ सके? देखिए, ये बिहार का तो केवल पाला बदल था नीतीश कुमार का। पहले एनडीए की सरकार वहां रह चुकी थी, एनडीए की सरकार की एक आधार था वहां। बाद में वो पाला बदल के आरजेडी के साथ गए थे और फिर वो वापस आ गए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, बोला कि हमारी समर्थन पत्र आ रहा है। तो वो एक सरकार पहले से चल रही थी। दूसरी बात है कि यहाँ राज्यपाल को मैं फिर कह रहा हूँ कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों का, अपने पद की गरिमा का पालन करेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी को व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूं, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन बिहार से इसकी तुलना नहीं हो सकती है। अगर यहाँ अभी पहली एक घटना है जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो ये भी नहीं, अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना, सुनिए, अरेस्टिंग तो वो अरेस्टिंग से बचने की उन्होंने मेमो पर साइन नहीं किया। ईडी ने कहा कि हमने उनको 8:30 बजे दिया था कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेमो पर साइन नहीं किया कि नहीं, मैं पहले इस्तीफा दूंगा फिर आप मुझे अरेस्ट करेंगे। तब जाकर के लेके गया 9:33 में उन्होंने इस्तीफा दिया। ये और अब तो पेशी भी होनी है सर, इसी का इंतजार भी हो रहा है अवधेश सर। अब तो नहीं ऐसा है। और ये जो तुलना कर रहे हैं, मुझे हैरत ये है कि भाई पहले बीजेपी शिवसेना जीती थी, उद्धव ठाकरे ने गलत तरीके से जाकर के सरकार बनाई थी, उनकी पार्टी में विद्रोह था और विद्रोह करके लोग चले गए थे। तो ये डर तो यहाँ पर भी है अवधेश जी, परिस्थिति नहीं, ये डर तो यहाँ पर भी सता रहा है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, विधायक विद्रोह ना कर दे, इसलिए तो फ्लाइट से भेजा जा रहा है हैदराबाद। ये जो इंसिडेंट हो रहा है ये अकल्पनीय नहीं है, ये इसकी भी कल्पना हो रही है कि अब तो विधायकों को संरक्षित किया जा रहा है। जल्दी से रूपेश के पास चलेंगे। रूपेश, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? क्या बसें निकल गई हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल बसें अभी नहीं निकली हैं और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि बाहर भी इंतजार हो रहा है और अंदर भी इंतजार हो रहा है। अंदर इंतजार इस बात का कि क्या राज्यपाल अभी भी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यही इंतजार। एक बार फिर आपको मैं बस दिखलाता हूं कि किस तरीके से, अगर आप
राजभवन जाने की नौबत आती है तो ऐसी सूरत में 3 ट्रैवलर बसें लगी हुई हैं, लेकिन एक बड़ी बस यहाँ पे बुलाई गई है कि एयरपोर्ट या फिर इसके पहले जिस तरीके से लतरातू डैम की तरफ गए थे उस वक्त ये पता चला कि वो छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बस बुलाई गई है क्योंकि विधायकों को अपनी अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। कल शाम को आपने देखा कि विधायक सिर्फ चंपई सोरेन के अलावा, चंपई सोरेन सिर्फ अपनी गाड़ी से आए थे और एक आलमगीर आलम अपनी गाड़ी से आए थे। बाकी तमाम विधायकों को जो छोटी 3 ट्रैवलर बसें हैं उन 3 ट्रैवलर बसों पर लेकर जाया गया था। जेएमएम को बिल्कुल ये भरोसा नहीं है कि वो एकदम बहुमत के मुहाने पर खड़े हैं। अगर 43 विधायक हैं उनके फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप समझिए कि 2 विधायकों का मामला है। 2 विधायक भी अगर इधर से उधर होते हैं, नाराज होते हैं या टूट होती है, कोई टूट करता है या खुद से भी अगर वो नाराज होते हैं तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हाथ से फिसलने नहीं। तो ऐसे में जेएमएम की क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है रुपेश, आपको ये बताइए। कहा यह गया था कि 3 बजे तक का हम इंतजार करेंगे, अभी तक राजभवन से न्योता तो आया नहीं है, 1.25 घंटे का वक्त बचा रह गया है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, और इसी वजह से 1.25 घंटे का वक्त रह गया है और इसी वजह से बसों को अंदर लाया गया है। बसों को पहले छुपा कर रखा गया था, जो बगल वाली गली है उसमें बसें लगा कर रखी गई थी। जैसे जैसे समय नज़दीक आया बसों को अंदर बुलाया गया, वो भी पिछले दरवाजे से, यानी कि जेएमएम को लग रहा है कि कहीं सत्ता पिछले दरवाजे से ही चली न जाए, लिहाजा बसों को लाया गया है। और ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो झारखंड की सियासत में पहले भी कई दफ़े देखा गया है, वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा जब सारे विधायक तेलंगाना पहुंचेंगे। लेकिन जो झारखंड के राजभवन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन जब तक गवर्नर को ये लगता नहीं है, वो अपने तरीके से जब तक वो मुतमईन हो नहीं जाते हैं और उसी हिसाब से समर्थन किया गया है, उसी हिसाब से न्योता भेजा जाएगा सरकार बनाने को। रुपेश, मैं आपको रोक रही हूँ, रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, बीजेपी खेमे से क्या हलचल इस वक्त निकल कर आ रही है? कल बैठक तो होनी है विधायक दल की, लेकिन आज का सूरत हाल क्या है? देखिए, विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी इस पूरे मामले पर कोई बयानबाजी नहीं करेगी और बीजेपी कतई ये मैसेज नहीं देगी कि वो सरकार जोड़ तोड़ से बनाना चाहती है या जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें किसी तरह का तोड़फोड़ करना चाहती है। ज़रूर उसकी नज़र है, वेट एंड वॉच की वो स्थिति में है। देखते हैं राजभवन की ओर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जो 3 बजे का समय दिया गया है उसके बाद जेएमएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या विधायकों को अगर यहाँ से ले जाया जाता है तो उस स्थिति में बीजेपी ज़्यादा एक्टिव नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ज्यादा फोकस अपने कल की विधायक दल की बैठक पर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और रजनीश और रुपेश, आप दोनों बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर। बोले लालू यादव, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, ये कहा है लालू यादव ने। लालू प्रसाद यादव का बयान, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। लालू यादव ये जरूर कह रहे हैं राजेश जोशी जी, लेकिन हमने देखा कि जब वो चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आई और राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी गई और कहा यह जाता रहा उस वक्त की उस समय लालू यादव जेल से ही सरकार चला रहे थे, आसार कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे थे, लेकिन कल्पना सोरेन के सिर यहां पर ताज सज नहीं सका। क्या आप मानते हैं कि वो पकड़ जो लालू यादव की उस वक्त आरजेडी पर थी और आज की तारीख में भी नजर आती है, वो जेएमएम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की नहीं थी, जिसका नतीजा आज इस तरह की सिरफुटव्वल के जरिए हमारे सामने? ये जो दिख रही है सिरफुटव्वल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पार्टी, कोई भी जनतांत्रिक पार्टी है उसके अंदर ये खींचतान चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चलती है, कांग्रेस के अंदर भी चलती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के अंदर भी चलती है। अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, यही जनतंत्र है। आपने जो लालू प्रसाद यादव की बात कही है, जिस जनतंत्र की विडंबना है कि एक नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहा है और वो गिरफ्तार हो तो अपनी पत्नी को बिठा देगा, और ऐसा ही यहां पर भी था। लेकिन यहां तो मुझे लगता है कि जो खबरें जिस तरह की आ रही थी झारखंड से, वो ननद और भौजाई में शायद झगड़ा हो गया था, इस वजह से जो है चंपई को बनाना पड़ा। ये जनतंत्र की विडंबना है, जिसकी तरफ अवधेश भाई को ये लगता है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस जनतंत्र के जो मॉडल है उस पर। ठीक है, एक राजेश जी, एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद आ रही हूं। सर, एक बड़ी खबर बता दूं, 4 विधायकों के फोन लग नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 विधायकों का पता नहीं है, इनके फोन नहीं लग रहे हैं, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए, 4 विधायक जो हैं वो नॉट रीचेबल हो गए हैं।
ये बड़ी जानकारी। अजीत पवार गुट का एक एमएलए बीजेपी के साथ, अजीत पवार गुट का एक एमएलए बीजेपी के साथ चला गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे वक्त में जोशी जी, विधायकों के नॉट रीचेबल होने का मतलब, फोन ना लगने का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ होता है। फोन न लगने का मतलब इसमें ऐसा ही होता है कि आप अपनी मुर्गियों को एक बाड़े में रखना चाहते हैं, मुर्गियां जो है वो बार बार इधर उधर दौड़ रही हैं। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, और ये हॉर्स ट्रेडिंग हिंदुस्तान से नहीं आया, बाय द वे हॉर्स ट्रेडिंग शब्द जो है ये इंग्लिस्तान, ये कहना गलत नहीं होगा, उससे आया है। राजेश जी और अवधेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में जो संभावनाओं के दरवाजे होते हैं वो खुले रहते हैं और कुछ भी परमानेंट नहीं होता, यानी स्थायी नहीं होता, टेम्पररी होता है।